तय होगी। एक कॉन्क्लेव जहां भविष्य की बात होगी। कुशल नेतृत्व, बढ़ता उत्तर प्रदेश। नीति, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार। और नए यूपी के रोड मैप पर होगा बड़ा मंथन। आगरा अब सिर्फ इतिहास का शहर नहीं, विकास की नई सोच का बनने जा रहा है केंद्र। मई 2026, स्थान GMCC, फतेहाबाद रोड, आगरा। भारत अपडेट कॉन्क्लेव 2026। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर, भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन। भारत अपडेट में आपका स्वागत है। अब सच को नए अंदाज में सुनने और देखने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि अब खबरें सिर्फ आएंगी नहीं, असर भी छोड़ेंगी। आज एक नई शुरुआत है, एक नया मंच, एक नई सोच और एक ऐसा संकल्प जो पत्रकारिता को सिर्फ सूचना तक सीमित नहीं रखेगा बल्कि उसे विश्वास, जिम्मेदारी और राष्ट्रहित की नई पहचान देगा। भारत अपडेट सिर्फ एक न्यूज चैनल नहीं, ये एक विचार है। एक ऐसा विचार जहां हर खबर तथ्य के साथ होगी, हर आवाज निष्पक्ष होगी और हर सच निर्भीक होकर देश के सामने आएगा। भारत अपडेट एक सपना नहीं, एक जिम्मेदारी है। देश को सच्ची, निर्भीक और भरोसेमंद पत्रकारिता देने की जिम्मेदारी। हमारा उद्देश्य है कि जब भी लोग भारत अपडेट को देखें तो उनको सच पर भरोसा हो सके। हम नई टेक्निक्स के जरिए हर खबर को तेज, सरल और प्रभावी बनाएंगे। हमारा एजेंडा साफ है, हम सच के साथ चलने वाले हैं, अपनी जिम्मेदारी पूरा करेंगे, बड़े वादे हम नहीं करने वाले। हाँ, जो लोग भ्रम फैलाते हैं, न हम उनको भ्रम फैलाने देंगे और न हम खुद भ्रम फैलाएंगे।
मीडिया की दुनिया में इटली में पीएम मोदी का संदेश कहा, भारत इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी, बीते वर्षों में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ा। सीएम योगी का राहुल गांधी पर पलटवार, कांग्रेस के युवराज देश से माफी मांगे, लोकतांत्रिक मूल्यों का किया अनादर, देश के जनादेश और विश्वास का अपमान। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का लखनऊ का दौरा, प्रतीक यादव के परिवार से की मुलाकात, जताई संवेदना, लोक भवन में सीएम योगी आदित्यनाथ से करेंगे मुलाकात। वाराणसी में बीएचयू में छात्रों का प्रदर्शन, ब्राह्मणों के ऊपर पूछे गए सवाल पर आपत्ति, सवाल पर पीएमओ ने लिया संज्ञान, रजिस्ट्रार से मांगा स्पष्टीकरण। जी हां, नमाज पर योगी सख्त, पूरी बांटते अखिलेश। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, भारत अपडेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ी बहस सिर्फ नवाज या भंडारे की नहीं है, बल्कि बदलती राजनीति की है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त संदेश, तो दूसरी तरफ वहीं विपक्ष जो भी हिंदुत्व की राजनीति का विरोध करता था, आज खुद हनुमान भक्ति की राह पर दिखाई दे रहा है। सड़क पर नमाज को लेकर के योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा, सड़कें चलने के लिए, इबादत के लिए नहीं है। बयान आया और उसके बाद राजनीति का पूरा नैरेटिव बदलता दिखाई देने लगा। इस बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भंडारे में पूरी बांटते हुए नजर आए। तस्वीरें वायरल हुई और सवाल उठने लगे कि आखिर अचानक ये बदलाव क्यों? क्या योगी मॉडल से घबरा करके विपक्ष अब हनुमान जी की शरण में पहुंच गया है? क्या बंगाल की हार ने विपक्ष को हिंदू वोट की ताकत समझा दी है? और क्या अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में वही टिकेगा जो खुलकर सनातन की बात करेगा? आज इसी बड़े सवाल पर हमारी खास रिपोर्ट देखिए जरा। उत्तर प्रदेश में सड़क पर नमाज को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान ने सियासी हलचल बढ़ा दी। योगी ने साफ कहा कि सड़कें आवागमन के लिए हैं, धार्मिक आयोजन के लिए नहीं। बयान के बाद विपक्ष ने सवाल उठाए, लेकिन इसी बीच एक तस्वीर ने पूरी राजनीति का रुख बदल दिया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भंडारे में पूरी बांटते नजर आए। तस्वीरें सामने आई और फिर शुरू हो गई नई बहस। जो समाजवादी पार्टी सालों तक इफ्तार राजनीति का बड़ा चेहरा मानी जाती रही, वही अब मंदिर और भंडारे की राजनीति करती क्यों दिखाई दे रही है? राजनीतिक जानकार मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में तेजी से बदलते माहौल ने विपक्ष को भी अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है। अब सिर्फ जाति का गणित काफी नहीं माना जा रहा, हिंदू वोट और सांस्कृतिक पहचान भी चुनावी राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुके हैं। बीजेपी समर्थक इसे योगी मॉडल का असर बता रहे हैं। उनका दावा है कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की राजनीति का नैरेटिव बदल दिया है। सख्त प्रशासन, कानून व्यवस्था और खुला हिंदुत्व, यही योगी मॉडल की पहचान बन चुका है। यही वजह है कि अब विपक्ष भी खुलकर हिंदुत्व का विरोध करने से बचता दिखाई देता है। राजनीति में इस बदलाव की चर्चा इसलिए भी तेज है क्योंकि समाजवादी पार्टी का पुराना रिकॉर्ड लगातार सवालों में रहा है। 1995 में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज और इफ्तार को लेकर उठे विवाद को बीजेपी फिर याद दिला रही है। बीजेपी का आरोप है कि जो दल पहले तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, वही अब चुनावी मजबूरी में मंदिरों की तरफ दौड़ रहे हैं। 27 अक्टूबर 2003 से 25 नवंबर 2003 तक रमजान का महीना था। उस समय एक आईजी जोन थे लखनऊ के, जिनको लेफ्टिस्ट माना जाता है। वो आईजी जोन महोदय बीएचयू के केमिकल इंजीनियरिंग के एक दाढ़ी वाले प्रोफेसर के साथ अक्सर देखे जाते थे, जिसको नक्सलाइट से संबंध होने के कारण बीएचयू ने बर्खास्त कर दिया था। वो आईजी महोदय मुलायम सिंह यादव जी के बड़े खास थे। उन्होंने हनुमानगढ़ी के महंत को पटाया गया राजनीतिक रूप से, और ये कहा गया कि हनुमानगढ़ी के ठीक सामने सड़क पर रोजा इफ्तार होगा, नमाज पढ़ी जाएगी। उस समय एक बहादुर अधिकारी थे, एसएसपी फैजाबाद, आज का अयोध्या। उन्होंने कहा ये चीज नहीं होने दिया जाएगा। तो उस आईजी ने गुस्से में कहा कि मेरा चलता तो मैं हनुमानगढ़ी की छत पर रोजा इफ्तार करवा देता। तब उस एसएसपी ने कहा था कि पहले जामा मस्जिद में होली खिलवा लो और उसके बाद हम उस पर विचार करेंगे।
अंत में ये तय हुआ कि महंत जी अपने घर में चाहें तो करवा लें, चूंकि बाहर कोई चीज नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन जो इंटेलिजेंस की सूचना थी कि ये जो वहाँ के मुस्लिम थे, महंत जी की 3 सीढ़ियाँ थी जो सड़क पर से उनके घर के अंदर जाती थी, उस पर बिछाएंगे और फिर उस पर लोग बैठेंगे और फिर आगे हनुमानगढ़ी की बाउंड्री तक बिछाई जाएंगी चटाइयाँ और नमाज पढ़ी जाएगी। जैसे ही पहली चटाई महंत जी के पहली सीढ़ी पर हुई ऊपरी, वैसे ही एसएसपी के निर्देश पर उस चटाई को उठा करके फेंक दिया गया और फिर वो जो उनकी मनसा थी हनुमानगढ़ी से पर नमाज पढ़ने की किनारे तक, वो मनसा फेल हो गई और महंत जी ने अपने आवास के अंदर, अपने अहाते के अंदर नमाज पढ़वाई। ये भी तुष्टीकरण का एक नमूना है। मजहबी तुष्टीकरण समाजवादी पार्टी का आजमाया हुआ नुस्खा है। कोई अवसर नहीं छोड़ती है समाजवादी पार्टी जब उसको मुसलमानों के लिए तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर के अखिलेश यादव जी को कोई आपत्ति नहीं है, भले ही जनता को इससे कितनी भी समस्याएं हो। हालांकि पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम के बाद वो थोड़ा घबराए हुए हैं। वो जान रहे हैं कि अब हिंदू चेतना जागृत हो गई है। हिंदुओं को जाति में बांटने का उनका पीडीए का फार्मूला भी पूरी तरह से विफल होता जा रहा है। इसीलिए आजकल मंदिरों जाकर के हनुमान जी के भंडारे में पूरी प्रसाद बांटने की भी स्वांग रच रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं कि कैसे हिंदू वोटों को भी अपने पक्ष में लाया जा सके। लेकिन भाई गति सांप छछूंदर केरी, ये बड़ी मुश्किल है उनके लिए। एक तरफ वो हिंदुओं को सहेजने की कोशिश करते हैं, फिर जातियों का विभाजन करते हैं, और दूसरी तरफ मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए हर स्तर पर उतरने को तैयार रहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता उनके इस चेहरे को पहचान रही है। समाजवादी पार्टी का मतलब अराजकता है, हल्ला बोल है, इसलिए सपा सफा होगी। पश्चिम बंगाल की राजनीति का असर भी अब उत्तर प्रदेश में दिखाई देने लगा है। बंगाल में हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण ने पूरे विपक्ष को बड़ा संदेश दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विपक्ष अब हिंदू विरोधी छवि से बचना चाहता है, इसलिए मंदिर भंडारा और धार्मिक प्रतीकों की राजनीति अचानक बढ़ती दिखाई दे रही है। तो आज एक ऐसे मोड़ पर उत्तर प्रदेश की राजनीति आ चुकी है कि जो लोग राम के नाम से डरते थे, जो रामनवमी, राम 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 जन्मभूमि अयोध्या जैसी स्थिति पर जहां जिनकी सरकारों में कार सेवकों पर गोली चलाई गई, जो हिंदू विरोधी मानसिकता के लोग प्रदेश में राज कर रहे थे, आज वही लोग फिर से राम के नाम पर सरकार में आना चाहते हैं। 2027 में अगर देखा जाए, 2027 विधानसभा का चुनाव आने वाला, और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी को भगवान राम ने सद्बुद्धि दे दी, और उस सद्बुद्धि देने के नाते आज अखिलेश यादव सीधे भगवान राम की शरण में जा चुके हैं। जो कभी मंदिरों के नाम पर घबराते थे, आज वो, और जो मस्जिदों में जाकर एकदम हर्षोल्लास से कार्यक्रम देखते थे, वहां एक रोजा इफ्तारी करते थे, आज वो खुद राम के नाम पर भंडारा खाते हैं और लोगों को खिलाते हैं और हाथ जोड़कर जय जय श्री राम के नारे लगाते हैं। तो मुझे लगता है कि यही भाजपा की सरकार में रामराज की संभावना सीधे सीधे तौर पर सबको देखने को मिलती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या ये असली आस्था है या फिर सिर्फ चुनावी रणनीति? क्या विपक्ष सच में बदल रहा है या फिर ये सिर्फ कैमरे के सामने दिखाई जा रही नई तस्वीर है? क्योंकि जनता अब सिर्फ बयान नहीं दे रही, जनता नेताओं का पुराना रिकॉर्ड भी याद रख रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति अब बदल चुकी है। अब सिर्फ जातीय समीकरणों से चुनाव जीतना आसान नहीं माना जा रहा। विकास के साथ साथ सांस्कृतिक पहचान और मजबूत प्रशासन भी बड़ा मुद्दा बन चुका है, और शायद यही वजह है कि आज पूरा विपक्ष उसी पिच पर खेलता दिखाई दे रहा है जिस पिच को कभी योगी आदित्यनाथ ने तैयार किया था। सवाल अब यही है, क्या ये योगी मॉडल की सबसे बड़ी राजनीतिक जीत है या फिर विपक्ष की सबसे बड़ी मजबूरी? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट। बढ़ेंगे आगे। देश की राजनीति में बयान अब सिर्फ बयान नहीं रहे, बल्कि सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बन चुका है। रायबरेली से राहुल गांधी के एक बयान ने सत्ता और विपक्ष के बीच सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के दिए गए गद्दार वाले बयान पर अब देश भर में महासंग्राम छिड़ चुका है। बीजेपी इसे राष्ट्रवाद का अपमान बता रही है, तो कांग्रेस इसे सरकार के खिलाफ आक्रामक प्रतिरोध की राजनीति कह रही है। सवाल बड़ा है कि क्या भारतीय राजनीति में भाषा की मर्यादा खत्म होती जा रही है क्या? और क्या 2027 से 2029 की लड़ाई अब विचारधारा से ज्यादा शब्दों की जंग बनने जा रही है? कैसे, देखिए रिपोर्ट जरा।
कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है। राहुल का वार, सियासत में भूचाल, मोदी शाह गद्दार, बयान पर महासंग्राम। क्या राजनीति में खत्म हो रही भाषा की मर्यादा? राष्ट्रवाद बनाम विपक्ष, किसकी राजनीति भारी? शब्दों के वार से गरमाई देश की सियासत। देश की राजनीति में शब्दों का सबसे बड़ा युद्ध छिड़ चुका है। रायबरेली की धरती से राहुल गांधी का ऐसा बयान सामने आया जिसने सत्ता और विपक्ष के बीच सियासी तापमान अचानक हाई वोल्टेज कर दिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर मंच से गद्दार जैसे शब्द का इस्तेमाल किया और इसी बयान ने अब पूरे देश में राजनीतिक मर्यादा बनाम आक्रामक राजनीति की नई बहस छेड़ दी है। राहुल गांधी का विवादित बयानों से पुराना नाता रहा है। इससे पहले भी कई बार उनके बयान सियासी तूफान खड़ा कर चुके हैं। कभी संसद में चौकीदार चोर है का नारा, कभी चीन और भारतीय सेना को लेकर दिए गए बयान, तो कभी लोकतंत्र और संस्थाओं पर सवाल उठाने वाले तीखे हमले। हर बार बीजेपी ने राहुल गांधी पर देश की छवि खराब करने और राजनीतिक मर्यादा तोड़ने का आरोप लगाया। अब रायबरेली में दिए इस नए बयान ने फिर वही सवाल खड़ा कर दिया है। क्या राहुल गांधी जानबूझकर आक्रामक राजनीति की लाइन पकड़ रहे हैं? क्या कांग्रेस अब सॉफ्ट विपक्ष की जगह सीधी टकराव वाली रणनीति पर काम कर रही है? राहुल गांधी ने सिर्फ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर हमला नहीं बोला, बल्कि बीजेपी और आरएसएस पर, संविधान, बाबा साहेब अंबेडकर और गांधी जी के विचारों पर हमला करने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि देश का आर्थिक सिस्टम बेचा जा चुका है और आने वाले समय में आर्थिक तूफान से जनता को कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन सवाल अब बयान की गंभीरता पर खड़ा हो गया है। क्या लोकतंत्र में असहमति जताने की भी एक मर्यादा होनी चाहिए? क्या राजनीतिक लड़ाई अब विचारों से निकलकर सीधे राष्ट्रवाद और देशभक्ति के सवाल तक पहुंच चुकी है? जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। उधर राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए राहुल गांधी पर अराजकतावादी मानसिकता का आरोप लगाया। बीजेपी इसे देश और प्रधानमंत्री के अपमान से जोड़ रही है, तो कांग्रेस इसे जनता की आवाज और सरकार के खिलाफ आक्रामक राजनीतिक प्रतिरोध बता रही है। अब सवाल बड़ा है, क्या राहुल गांधी का ये बयान 2027 और 29 की राजनीति का नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश है? क्या कांग्रेस आक्रामक हिंदुस्तान बनाम सत्ता का माहौल बनाना चाहती है, या फिर बीजेपी इसे राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी लड़ाई में बदलकर विपक्ष को घेरने की तैयारी में है? राहुल गांधी जी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं न कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में जहां सूचिता, सामाजिकता और कहीं न कहीं एक दूसरे को सम्मान देने की प्रक्रिया है, उसमें उनका यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं न कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है और यही हताशा और निराशा आज उनके इस सब तरह के शब्दों के बयान आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी, आपके पूर्वजों ने इस देश की जमीन और जमीन को हमेशा गिरवी रखने का काम किया, कभी हमारे सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने का काम नहीं किया, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश की जमीन भी सुरक्षित हुई और देश के लोगों का जमीर भी मजबूत हुआ। और कहीं न कहीं आपके शासनकाल में आपके लोगों ने जब जब इस देश में राज किया, इस देश में करप्शन के रूप में पूरी तरह से
आकंठ में पूरी सरकार आपकी डूबी रही। आज हम करप्शन पे जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करते हैं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आतंकवाद जैसे चीजों पर पूर्ण रूप में लगाम लगाने का काम किया और हमारे पड़ोसी भी आज हमको कहीं न कहीं हमारी इस नीति से नतमस्तक नजर आते हैं। राहुल गांधी के बयान और विवाद दोनों का रिश्ता नया नहीं है। बीते कई सालों में राहुल गांधी के कई बयान देश की राजनीति में बड़े विवाद की वजह बन चुके हैं। 2019 के चुनाव में चौकीदार चोर है का नारा, विदेशी मंचों से भारतीय लोकतंत्र और संस्थाओं पर उठाए गए सवाल, चीन और भारतीय सेना को लेकर दिए गए बयान, सावरकर, हिंदुत्व और आरएसएस पर तीखे हमले, अडानी मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए लगाए गए बड़े आरोप और संसद से लेकर सड़क तक कई ऐसे बयान। क्या राहुल गांधी जानबूझकर आक्रामक और विवादित राजनीति की राह चुन रहे हैं? अब इस पूरे विवाद ने राजनीतिक संवाद की गिरती भाषा पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। देश की राजनीति में पहले भी तीखे आरोप लगते रहे हैं, लेकिन अब नेताओं की भाषा लगातार ज्यादा आक्रामक और व्यक्तिगत होती जा रही है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों तरफ से शब्दों के वार चुनावी हथियार बन चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या जनता के मुद्दों की राजनीति अब पूरी तरह भावनात्मक और टकराव वाली भाषा में बदलती जा रही है? क्या आने वाले चुनावों में वैचारिक बहस से ज्यादा बयानबाजी का असर दिखेगा? राहुल गांधी के इस बयान को कांग्रेस जहां राजनीतिक प्रतिरोध की भाषा बता रही है, वहीं बीजेपी इसे राष्ट्रवाद और लोकतांत्रिक मर्यादा पर सीधा हमला बता रही है। यानी अब लड़ाई सिर्फ एक बयान की नहीं रही, बल्कि नैरेटिव की हो चुकी है। एक तरफ विपक्ष सरकार पर लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करने का आरोप लगा रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी विपक्ष को देश की छवि खराब करने वाला बता रही है। ऐसे में 2027 और 2029 की सियासत में राष्ट्रवाद बनाम विपक्ष का मुद्दा और ज्यादा बड़ा होता दिख रहा है। फिलहाल रायबरेली से निकला राहुल गांधी का एक बयान देश की राजनीति में नई बहस और नए टकराव की वजह बन चुका है। बीजेपी इसे मुद्दा बनाकर कांग्रेस को घेरने में जुट गई है, तो कांग्रेस भी पीछे हटने के मूड में नजर नहीं आ रही है। अब देखना होगा कि ये विवाद सिर्फ बयान तक सीमित रहता है या फिर आने वाले दिनों में यही मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा चुनावी नैरेटिव बन जाता है, क्योंकि शब्दों की इस जंग में सिर्फ बयान नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश और चुनावी रणनीति भी छिपी हुई है। आगे बढ़ेंगे। इटली दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को खास मेलोडी टॉफी गिफ्ट की है और देखते देखते सोशल मीडिया पर छा गई ये तस्वीर और पोस्ट। मेलोनी ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, थैंक यू फॉर द गिफ्ट। आज उसके बाद इंटरनेट पर फिर शुरू हो गई मेलोडी वाली चर्चा। लोग इसे सिर्फ एक गिफ्ट नहीं बल्कि मोदी और मेलोनी की खास दोस्ती और भारत इटली रिश्तों की गर्मजोशी का प्रतीक मान रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ समय में दोनों नेताओं की मुलाकातें और केमिस्ट्री कई बार सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर चुके हैं, मीम्स बन चुके हैं और अब मेलोडी टॉफी ने इस दोस्ती में मिठास का नया तड़का लगा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त अपने 5 देशों के दौरे के आखिरी चरण में इटली पहुंचे हैं, जहां व्यापार, रक्षा, टेक्नोलॉजी और रणनीतिक साझेदारी जैसे कई अहम मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच में बड़ी बातचीत होने की उम्मीद जताई जा रही है। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee.
ये तस्वीरें बहुत खास हो जाती हैं। Prime Minister Modi. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी के बीच ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल है। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. सीधे लिए चलते हैं इटली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं। लाइव तस्वीरें दिखाते हैं आपको जरा। पीएम मोदी इटली से संबोधित कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये उपलब्धियां इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के पास विश्व की केवल 2.5% एग्रीकल्चर लैंड है, लेकिन दुनिया की 18% आबादी भारत में है। भारत का सफल अनुभव पूरे ग्लोबल साउथ को नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हमारे लिए फूड सिक्योरिटी केवल पॉलिसी मैटर नहीं है, यह मानवता के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। फ्रेंड्स, भारत का FAO के साथ सहयोग दशकों पुराना है। हमें गर्व है कि डॉक्टर स्वामीनाथन और डॉक्टर बिनोय रंजन सेन जैसे महान वैज्ञानिकों ने FAO से जुड़कर वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत का हमेशा से मानना रहा है कि साइंस, पॉलिसी और ह्यूमन वैल्यूज जब साथ आते हैं तब इतिहास बदलता है। संस्थापक सदस्य के रूप में भारत ने FAO के साथ मिलकर ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और हंगर फ्री वर्ल्ड के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाई है। हमारी साझेदारी का सबसे अच्छा उदाहरण हमें इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के दौरान देखने को मिला। FAO के सहयोग से दुनिया ने मिलेट्स की शक्ति को नए रूप में पहचाना। हम आगे भी कंधे से कंधा मिलाकर काम करते रहेंगे। और मैंने देखा है कि ज्यादातर मिलेट की जब मैं चर्चा करता हूं तब हर किसी का ध्यान इस बात पे जाता है न्यूट्रिशन पर, लेकिन मिलेट एक प्रकार से एनवायरमेंट फ्रेंडली क्रॉप है। कम से कम पानी की जरूरत पड़ती है और बिना केमिकल फर्टिलाइजर वो ग्रो करता है। और भारत एक ऐसा देश है जहां 85% फार्मर एक प्रकार से बहुत कम खेती करने वाले, बहुत कम जमीन वाले किसान है। और जहां पर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, जहां सिर्फ बारिश पर निर्भर रहना पड़ता है, वहां के किसान मिलेट की खेती के माध्यम से न्यूट्रिशन की चिंता तो करते ही करते हैं, वो एनवायरनमेंट की सबसे बड़ी सेवा करते हैं। फ्रेंड्स, भारत में हम कहते हैं जय जवान जय किसान। जब किसान एक बीज बोता है तब वह केवल फसल नहीं उगाता, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए विश्वास बोता है। आज जब विश्व अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है, तब किसानों का योगदान और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। आज जो सम्मान दिया गया है, भारत के हर किसान का संकल्प और मजबूत करेगा और आगे भी हंगर
पॉवर्टी और माल न्यूट्रिशन के इटली की राजधानी रोम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबर लगातार जारी। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर, भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन। IIMT University, transforming education system, transforming lives. O Pocket, Ganganagar, Mawana Road, Meerut. मीडिया की दुनिया में नेतृत्व वही जो सिर्फ संस्थान न बनाए बल्कि एक नई सोच को दिशा दे। ऐसा ही नाम है विवेक पाठक। विवेक पाठक भारत अपडेट के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ एक दूरदर्शी मीडिया लीडर के रूप में पहचाने जाते हैं, जिनकी सोच में पत्रकारिता सिर्फ खबरों का प्रसारण नहीं बल्कि समाज के प्रति जवाबदेही का माध्यम है। वर्षों के अनुभव और मजबूत संपादकीय दृष्टि के साथ उन्होंने मीडिया जगत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। समाचार की गहराइयां, प्रस्तुति की सटीकता और दर्शकों के विश्वास को केंद्र में रखकर उन्होंने भारत अपडेट को एक मजबूत राष्ट्रीय मंच देने का संकल्प लिया है। उनके नेतृत्व में भारत अपडेट तेज, निष्पक्ष और विश्वसनीय पत्रकारिता की नई परिभाषा गढ़ रहा है। उनकी रणनीति स्पष्ट है, हर खबर तथ्यपरक हो, हर प्रस्तुति प्रभावशाली हो और हर दर्शक को मिले सच का भरोसा। विवेक पाठक का विजन है भारत अपडेट को देश के हर घर तक पहुंचाना और इसे ऐसा समाचार का मंच बनाना जो जनता की आवाज, राष्ट्र की सोच और सच्चाई का सबसे मजबूत माध्यम बने। उनकी अगुवाई में भारत अपडेट सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि भरोसे, निष्पक्षता और नई पत्रकारिता का प्रतीक बन रहा है। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन। खबर अब सिर्फ स्टूडियो तक सीमित नहीं होगी। खबर अब शहर, हर गली और हर जमीन से होगी। अब देश देखेगा सबसे तेज, सबसे बड़ा नेटवर्क, दिल्ली से लेकर पूर्वांचल तक, पश्चिमी यूपी से लेकर पहाड़ों तक। हर खबर अब सीधे इटली में पीएम मोदी का संदेश का भारत इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी। बीते वर्षों में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ा। सीएम योगी आदित्यनाथ का राहुल गांधी पर पलटवार। कांग्रेस के युवराज देश से माफी मांगे। लोकतांत्रिक मूल्यों का किया अनादर, देश के जनादेश और विश्वास का अपमान।
सीएम डॉक्टर मोहन यादव का लखनऊ का दौरा, प्रतीक यादव के परिवार से की मुलाकात, जताई संवेदना। लोक भवन में सीएम योगी से करेंगे मुलाकात। वाराणसी में बीएचयू में छात्रों का प्रदर्शन, ब्राह्मणों के ऊपर पूछे गए सवाल पर आपत्ति, सवाल पर पीएमओ ने लिया संज्ञान, रजिस्ट्रार से मांगा स्पष्टीकरण। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त सबसे